वालेकुम। आज हम देखेंगे स्टैटिक्स की बुक के बारे में। उसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि यूनिट्स के बारे में है। ठीक है, तो हम आज स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिक का जो बुक है उसका 5th एडिशन है, जहाँ से ये नोट्स मैंने लिए हैं सारे, और ये रिटन बाय बेडफोर्ड है। ठीक है, तो ये वाली बुक है जिसको रेफरेंस बनाते हुए मैंने यहाँ से नोट्स इकट्ठे किए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे यूनिट्स कवर करेंगे इंशाल्लाह हम। तो यूनिट नंबर 1 और इसके नोट्स भी मैं आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट चैप्टर नंबर 1 जो कि यूनिट्स के बारे में है। तो इसमें यूनिट्स के बारे में वो बताता है सिंपली, ये सारा इसमें हम समरी बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर में वो क्या बता रहा है। तो वो इसमें बता रहा है कि सिंप्लीफाई, यहाँ पे यूनिट जो है सिंपली वो 2 किस्म के होते हैं। एक SI यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट्स 2 किस्म के होते हैं। SI यूनिट्स जो कि सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू होते हैं, और US यूनिट यानी कि अमेरिकन, यानी कि, और दूसरे होते हैं US कस्टमरी यूनिट्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। तो इसमें इन यूनिट्स में हम वैल्यूज़ लेते हैं। तो वो वैल्यूज़ किस तरह, इन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये यूनिट्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो वो वैल्यूज़ हम किस तरह किस यूनिट में फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा जो कि इसी यूनिट्स के अंदर उसने बताया हुआ है कि न्यूटन ग्रेविटेशन का एक इफेक्ट होता है, कि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है जो कि, ठीक है, वो मार्स पे और होगा, अर्थ पे और होगा, और सम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी वजह से उसका मास बढ़ता है या कम होता है, तो वो किस क्या होता है, तो वो इफेक्ट देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं SI यूनिट और US कस्टमरी यूनिट्स। SI यूनिट्स कौन कौन से होते हैं उसमें, अगर हम मास की बात करें तो वो M उसमें यूज़ होता है। मास किसी भी चीज़ का वेट जो है वो मास M से जाहिर करते हैं, और यहाँ पे केजी भी वेट के लिए ये जाहिर किया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें US कस्टमरी यूनिट्स के अंदर यही केजी की जगह पे स्लज यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि एक स्लज कितने केजी के इक्वल है। ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, इसकी अलग से एक डेरिवेशन है प्रॉपर। तो ये एक अमाउंट है कि 1 स्लज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ केजी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का कैसे इक्वल है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी देख लेते हैं। SI यूनिट्स में यूनिट आ जाते हैं M जो कि मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और KG मास का यूनिट है, और S क्या है यहाँ पे, S यहाँ पे टाइम का यूनिट है जो कि सेकंड है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे KG चेंज होता है। बाकी मीटर जो है, मीटर की जगह पे यहाँ पे फुट जो है वो US कस्टमरी यूनिट कहलाता है, जो फुट में अगर हम डिस्टेंस लें तो वो फुट होगा। और यहाँ पे टाइम जो है वो सेम रहेगा दोनों का, यानी कि यहाँ पे सेकंड ही रहेगा। और यहाँ पे फोर्स जो है न्यूटन में ली जाएगी SI यूनिट्स में, और जबकि यहाँ पे फोर्स जो है वो पाउंड में ली जाएगी, तो वो US कस्टमरी यूनिट्स कहलाएंगे। और न्यूटन का आप देख लें, न्यूटन होती है F=m में होता है। तो M यहाँ पे मास आ जाएगा, और मास यहाँ पे SI यूनिट्स में KG होता है, तो KG यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे G जो होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का हमें पता है क्या होता है, ये होता है मास अपॉन टाइम, सॉरी ये लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे इसका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे मीटर की जगह पे अगर हम US से यूनिट यूज़ करें तो यहाँ पे ये फुट होना चाहिए, और ये KG स्लज के इक्वल होना चाहिए। तो ये 1 पाउंड, और फोर्स का जो यूनिट है यहाँ पे न्यूटन है, तो यहाँ पे ये पाउंड के इक्वल है, यही चीज़। तो ये इस तरह कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो और यहाँ पे एंगुलर यूनिट्स देखे जाएँ तो एंगुलर यूनिट्स यहाँ पे रेडियन होते हैं। ठीक है, जो कि SI में यूनिट होते हैं, और यहाँ पे दोनों में एक्चुअली यहाँ पे रेडियन ही एंगुलर यूनिट जो है, एंगुलर फॉर्म में जो लिया जाएगा, जो भी सर्कल का रेडियस कोई भी लिया जाएगा वो रेडियन में ही लिया जाएगा, यानी कि थीटा की फॉर्म में। ठीक है, और S/R जो कि आएगा, तो वो दोनों में यही होगा। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कन्वर्सेशन है कि एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फर्ज करें ये एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 मिलियन पर आवर ये स्पीड है। ठीक है, मिलियन पर आवर में एक व्हीकल मूव कर रही है, तो वो कहते हैं आप उसको फुट पर सेकंड में निकाल के दिखाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो आपने देखना है कि आपने मिलियन से फुट में लेकर जाना है। ठीक है, मिलियन से फुट में कन्वर्ट करना है। तो आप देख लें कि 1 मिलियन कितने फुट के इक्वल है। ठीक है, हाउ मच फुट, तो वो है 50 to 80 फुट के इक्वल है। ठीक है, ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ये चीज़ आपको इस तरह मिल जाएगी। और इसी तरह आपने और को आप सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं एक और में कितने सेकंड होते हैं। तो एक और में आपको 360 सेकंड्स मिल जाएंगे। तो ये भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं, और इसकी डेरिवेशन भी होती है प्रॉपर, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इसका हमें कंसर्न नहीं है चूँकि, तो ये वैल्यूज़ इनके इक्वल होती हैं। अब हमें कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड है। हम इस वैल्यू को इसमें अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मिली को हमने अब कन्वर्ट करना फुट में। तो हम क्या करेंगे, इस मिली यूनिट को दूसरे मिली यूनिट को खुद से इंट्रोड्यूस करवा के कैंसिल करवाएंगे। तो कैंसिल करवाने के लिए हमें ऊपर नीचे रखना ज़रूरी है कि ये मिली तो ऊपर है यहाँ पे, इसके अब ऑपोजिट में, यानी कि ये ऊपर है तो यहाँ पे डाउन हमें यहाँ पे एक मिली चाहिए ताकि ये कट सके। ठीक है, तो यहाँ पे मिली हमें देना है, और तो आपने मिली यहाँ पे देना है, तो उसके ऑपोजिट उसके ऊपर लाजमी आपने उसके इक्वल टू जो फुट में है वो यूनिट देने होंगे लाजमी। यानी कि आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जब मिली पुट करेंगे नीचे ताकि ये कैंसिल हो सके, तो साथ ही साथ आपको इसके ये अप साइड पे ये आपको ज़रूर देना पड़ेगा यहाँ पे
इसी तरह अब आप आर को काटना है तो आपको आर एक और यहाँ पे यूनिट देना पड़ेगा ताकि ये कट सके। तो ये काटने के साथ साथ आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने 1 आवर के नीचे अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने ये चीज़ भी लिखनी है, यानी कि 3600 सेकंड्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये फुट और सेकंड में ये मिली और से कट जाएंगे, तो बाकी यूनिट जो बचेंगे फुट और सेकंड में बचेंगे, तो टोटल मिला के आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस 1 मिली पर आवर 1.47 फुट पर सेकंड के इक्वल होता है। एक्चुअली इसका करने का मतलब क्या है, यार देखें आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये मिली है 1, ठीक है 1 मिली है, ठीक है 1 मिली और यहाँ पे और है, ठीक है आपने 1 मिली को काटना है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 1 मिली खुद से इंट्रोड्यूस करवा देना है यहाँ पे। लेकिन हम खुद से कोई भी चीज़ आपको पता है मैथ में नहीं कर सकते, तो उसका हमें ऑपोजिट प्री रिक्विजिट निकालना पड़ेगा कि ये इससे कट सके, तो हमारी यहाँ पे प्रूव हो सके कि हमने ये काम जो किया वो सही है। यानी कि यहाँ पे हमने 1 इंट्रोड्यूस करवाना है एक तरह से। ये 1 मिलीलीटर हमने डाला, 1 मिली यहाँ पे डाला और यहाँ पे इससे ये कट गया, लेकिन ये हमने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, हम खुद से कोई चीज़ नहीं डाल सकते, तो हम इसके ऑपोजिट इसके बिल्कुल इसके इक्वल जो चीज़ है वो डाल सकते हैं। यानी कि 1 मिली किसके इक्वल है, इतने फुट के इक्वल है, ठीक है। तो वो फुट ऊपर रखेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के, चूँकि हमने बताया यहाँ पे इक्वल है, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल हैं, तो ये आपस में कट के 1 बना सकती हैं। तो ये यहाँ पे पहले भी 1 था, तो 1 की जगह पे हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें अब हम इसको इससे काट देंगे और ये जो बच जाएगा यहाँ पे फुट में बच जाएगा। इसी तरह हमें और को भी करना है और यहाँ पे 360 सेकंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, इसी तरह कि ये इससे कट जाएगा और ये 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये वजह है। और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहता है पहले यहाँ पे आपके पास एक ये फार्मूला है, ठीक है आइंस्टाइन का, तो इस फार्मूले को वो कहते हैं आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करें, यानी कि इसके यूनिट रखें आप एसआई में पहले। फिर उसके बाद वो कहते हैं यूएस कस्टमरी यूनिट्स भी बनाए इसके, यानी कि 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पार्ट ये बी पार्ट ये। ए पार्ट में वो कहता है कि इसके कस्टमर एसआई यूनिट कन्वर्ट करें, यानी कि मास का यूनिट है केजी में अगर एसआई यूनिट की बात करें, और सी यहाँ पे एक वेलोसिटी है जो कि वेलोसिटी ऑफ टाइम लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे मीटर पर सेकंड, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे आप यूनिट को देखा जाए तो वो कहता है अगर आप एम यहाँ पे सिंपली यही रखें, ठीक है। इसमें आप यूनिट को आपने कन्वर्ट कर दिया, ये सारे इसमें जो यूनिट हैं ई के हैं, ये टोटल ई का यूनिट है बन गया जो कि एसआई में है, ठीक है। केजी और एम से जाहिर हो रहा है ये एसआई यूनिट है। लेकिन अब इसको हमने कन्वर्ट करना है कस्टमरी यूनिट, यूएस कस्टमरी यूनिट्स में, यानी कि केजी को हमने कन्वर्ट करना है स्लज में जो कि कस्टमरी के लिए मास का यूनिट है, और यहाँ पे मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है। बस यही काम करना है यहाँ पे, और वो कन्वर्ट करने का हमें तरीका पता है। और यहाँ पे उसने एक चीज़ बता दी, उसने वैल्यूज़ बता दी, उसने कह दिया एम 20 के इक्वल है, यानी कि 20 kg है, ठीक है। तो आप वो अज्यूम कर लें और सी को जो है वो 1 अज्यूम करके चलें। तो सिंपली उसने ये वैल्यू यहाँ पे दे दी है, हमने पुट कर दी यहाँ पे एम की जगह पे ये 20 kg पुट कर दिया। अब ये केजी यूनिट है इसका, और इसी तरह यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है वो सी का यूनिट है, यहाँ पे सी स्क्वायर कर दिया जो कि 1 के इक्वल था, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें पता थी और ये भी पता थी। अब इसको यूनिट कन्वर्ट करना है, तो केजी को हमने कन्वर्ट करना है किस में, स्लज में। तो इसको केजी को केजी से काटें ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में हमें स्लज देना पड़ेगा। यहाँ पे केजी के ऑपोजिट केजी दिया मैंने और स्लज दिया, तो हमें पता है कि 1 स्लज किसके कितने केजी के इक्वल होता है, 14.5 केजी के इक्वल होता है 1 स्लज। तो मैंने यहाँ पे केजी दिया नीचे और ऊपर दिया कि स्लज, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये काट के 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ये इसको ऐड कर सकते हैं। 1 हम खुद से ऐड कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कि हमने यहाँ पे 1 ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे केजी से कट जाएगा यूनिट, और यहाँ पे स्लज बच जाएगा। तो स्लज यूनिट इसका हो जाएगा मास केजी से स्लज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यूएस कस्टमरी यूनिट्स मिल जाएंगे इसको। इसी तरह यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर को मीटर से काटने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे फुट में कन्वर्ट करना है, तो 1 फुट कितने मीटर के इक्वल है, 0.30 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर से काटना है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो फुट पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे इसका स्लज का अल्टीमेटली यूनिट आ जाएगा जो कि ई का यूनिट है। तो यूएस कस्टमरी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो देता है इस तरह के, इसमें यहाँ पे कई क्वेश्चन है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें कि ई की ये वैल्यू है, तो इसको इतने 5 अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप वैल्यूज़ इसकी फाइंड करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं हम। पहले तो आप याद रखें कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी हिस्से हैं, जो भी फिगर्स हैं, जो भी नंबर हैं, उनके दरमियान वो जो हैं वो तो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, वो नंबर काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे। और अगर 0 की बात करें तो 0 रह जाता है। 0 की बात करें अगर वो इन नंबर्स के, इन सब नंबर्स के दरमियान में कहीं आ जाता है, फ़र्ज़ करें 109 1045, ठीक है, इसके दरमियान आ रहा है 0, इन नंबर्स के दरमियान जो कि सिग्निफिकेंट है,
तब ये 0 भी सिग्निफिकेंट कहलाता है, ठीक है, ये भी काउंट होगा। तो 4 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बिफोर आ जाता है, यानी कि इन नंबर से पहले आ जाता है, 1 4 5 ये नंबर है, सिग्निफिकेंट है, इनको काउंट करेंगे हम। लेकिन अगर इनसे पहले आ जाता है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। इनके दरमियान होगा तो काउंट होगा, इसके पहले होगा तो काउंट नहीं होगा, और इसके बाद होगा तो क्या करेंगे, अगर ये इनके बाद होगा मीन्स कि ये 1 4 5 इसके बाद आ गया, ठीक है। अगर ये बिफोर पॉइंट है मीन्स के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ लगा हुआ है और आगे कुछ नंबर है 9 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको काउंट करेंगे, ठीक है, इस 0 को। अगर ये पॉइंट से पहले आता है तो इसको काउंट करेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर ये बाद आता है और पॉइंट से पहले आता है तो इसको आप काउंट करेंगे, मीन्स के 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे यहाँ तक और ये आगे भी काउंट होंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि आफ्टर द पॉइंट, यानी कि 1 4 5 है और पॉइंट के बाद आ रहा है 0 और 5, तो ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की पूरी डेफिनेशन है, समझ सकते हैं। और इसके मुताबिक आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके उसे देने हैं। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर बताएं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे ये नंबर हैं, ये काउंट होंगे क्योंकि ये 1 से लेकर 9 के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और आप लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करेंगे गिनना और राइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे मिल गए। तो इसी तरह ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, न्यूटन ग्रेविटेशन। तो इसमें वो वेट, किसी बॉडी का वेट फाइंड करने का ये फार्मूला देता है, ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन इस लॉ के मुताबिक। और इसमें जी क्या है, यहाँ पे जी की ये वैल्यू यूज़ होगी ऑलवेज, ठीक है, अर्थ के लिए। और यहाँ पे मास जो है वो इक्वल होता है वेट ओवर जी के, यानी कि हमें पता है कि किसी भी बॉडी का अगर वेट फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, एम जी के। लेकिन ये कंडीशन तब के लिए है जब हमारा जो बॉडी है वो एट सी लेवल होगी, मीन्स कि ये अर्थ है अगर, ठीक है, और आप अगर यहाँ इस लेवल पे मौजूद हैं, ठीक है, इस पे ही मौजूद हैं, तो आपका इस जगह पे जो वेट होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इस जगह पे सरफेस पे रहते हुए किसी भी बॉडी के, यानी कि एट सी लेवल जो आपके बॉडी का वेट होगा वो इस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा। लेकिन अगर ये इससे अबव मूव कर जाए, यानी कि आपकी बॉडी हवा में या जहाज़ वगैरह कितने डिस्टेंस पे चले जाए, तो उसका जो वेट होगा वो इस फार्मूले के मुताबिक काउंट होगा। और इसमें यहाँ पे आर क्या है और ये स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे बड़ा आर जो है वो यहाँ पे इसका रेडियस है इस बॉडी का, यानी कि ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अगर ये मार्स पे है तो ये मार्स का रेडियस होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। अब यहाँ पे और जो बॉडी है ऊपर मौजूद है उसके यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आर है, ठीक है। ये इसका एट सी लेवल से अबव कितनी बॉडी ऊपर मूव हुई हुई, ये वो डिस्टेंस आर है। तो इस फार्मूले के मुताबिक फाइंड किया जाएगा जब ये कुछ डिस्टेंस पे होगी एट सी लेवल से वो बॉडी, ठीक है। इससे वेट फाइंड करेंगे। तो यहीं पे वही बात की है उसने कि बॉडी मास जो है, बॉडी का एक मास, एक बॉडी है जिसका मास ये है, यानी कि एम ये है, और जी वो बता रहा है यहाँ पे बॉडी मौजूद है मार्स पे, यानी कि तो मार्स का यहाँ पे ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे ये गिवन है मार्स के लिए, तो यही पुट करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है कि W ऑन द मास, कि आप W यानी कि वेट ऑफ द डेड बॉडी फाइंड करें, वेट फाइंड करें मास पे। तो मास के ऊपर वेट फाइंड करना है मास पे, यानी कि उसके मास, ये मास है तो उसके ऊपर, यानी कि यहाँ मौजूद है मास के ऊपर, यानी कि एट सी लेवल। तो उसमें यहाँ पे उस केस में यहाँ पे R यही होगा और स्मॉल r 0 होगा। 0 कह लें आप कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो R है ना स्मॉल, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस बॉडी तक का जो ऊपर हवा में मौजूद है। तो ये R और ये R में ये फ़र्क है, स्मॉल r सिर्फ एट सी लेवल तक है, सॉरी बड़ा R जो है वो सी लेवल तक है डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और जो बॉडी मौजूद है जहाँ पे वो स्मॉल r है डिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मौजूद है आपकी बॉडी तो आपका स्मॉल r और बड़ा R दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एट सी लेवल। तो इस केस में यहाँ पे जब ये इक्वल हो जाते हैं तो ऑन द मास अगर आपने वेट फाइंड करना है तो उसके लिए आपका यही फार्मूला यूज़ होगा, जिसमें आपका ये R जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ये कट के 1 ही बन जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा फार्मूले में। तो ये फार्मूला बन जाता है जब एट सी लेवल पे है, यानी कि आपकी बॉडी मास पे मौजूद है। तो ये फार्मूले से आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। लेकिन अगर वो कहता है बॉडी अब ऊपर चलेगी, यानी कि जब R उसका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो कितनी ऊपर चलेगी, यहाँ बॉडी चलेगी है तो उसका डिस्टेंस है 35। ये सम डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में गिवन है आपके पास, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस पुट करेंगे यहाँ पे और R आपके पास गिवन होगा, तब आपके पास R रेडियस ऑफ मार्स भी गिवन होगा, ठीक है। तो आप वो पुट करेंगे और यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए वेट ऑफ डेड बॉडी फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारा इसमें चैप्टर 1 में सारा डिस्कशन, यही समरी थी उसकी, इसमें सब कुछ यही बताया गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।